जॉफ फिर से कहता है, सोफी वो ऊपर से शांत दिखता है, नॉट एज क्वाइट एट ऑल। अब यहां पर सोफी देखिए क्या बोलती है, प्लीज नोट, इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, पहले तो मैंने उससे बात की। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" जब मैंने उसे देखा, अब वो देखिए कैसे कल्पना की बात कर रही और कल्पना को ही रियलिटी मान रही है और कह रही है जब मैंने उसे देखा, when I saw who it was, वो कौन है, तो मैंने कहा, "Excuse me, माफ करिए, क्या आप खुद डैनी कैसी हैं?" ऐसा करके पहले मैंने शुरू की बातचीत। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो सॉर्ट ऑफ सरप्राइज मतलब आश्चर्य करने लगा। ऐसा लगा उसके चेहरे की भाव भंगिमा से कि उसे कुछ आश्चर्य हुआ। एंड ही सेड, और फिर उसने जवाब दिया, यस दैट्स राइट, हाँ मैं ही हूँ, तुम सही हो। तुम सही हो मतलब मैं डैनी कैसी हूँ। एंड आई न्यू इट, और सोफी कहती आगे, और मुझे मालूम था कि वो यही बोलेगा क्योंकि वो तो डैनी कैसी था। आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, क्योंकि उसका उच्चारण वैसे ही था। एक्सेंट मतलब उच्चारण, उसका उच्चारण वैसे ही था जैसे टेलीविजन में अपन ने देखा था, मालूम है ना, याद है ना। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज एंड ही सेड, यस दैट्स राइट, ऐसा किसने कहा? डैनी कैसी ने। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, मुझे मालूम था ये वही है, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। उसका एक्सेंट वैसे ही था, उच्चारण जैसा टीवी में था। याद है ना तुमको? यू नो मतलब याद है ना तुमको। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, और जब उसने कहा कि वो कैसी है तो मैंने उसे ऑटोग्राफ के लिए कहा। ऑटोग्राफ मतलब क्या होता है आपको याद होगा ना। ऑटोग्राफ लेते हैं हम लोग बड़े बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज़ की, ऐसे लोगों की जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनके पास जाकर हम उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं क्योंकि ऑटोग्राफ बाद में बड़े कीमती हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, ये सोफी कह रही है। एंड आई आस्क्ड फॉर ऑटोग्राफ, और किसके लिए मांगा? अपने छोटे भाई डेरेक के लिए जिसको शौक था। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन ना उसके पास पेपर था, न मेरे पास पेपर था, न कैसे के पास पेन था, न मेरे पास पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट, तो फिर हमने थोड़ी सी बात, ए बिट मतलब थोड़ा, ए बिट मतलब थोड़ा। गिव मी ए बिट ऑफ पेपर, ए बिट ऑफ आइडियाज, मुझे थोड़े विचार तो दो। बिट ऑफ टाइम, गिव मी ए बिट ऑफ टाइम, मुझे थोड़ा समय तो दो। तो यहाँ पर जब ना कागज़ मिला हमारे पास, न उसके पास, न पेन मिला उसके पास, न हमारे पास, तो हमने थोड़ा सा बात की। बट नाइदर ऑफ अस, ना नाइदर मतलब किसी के पास, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं का अर्थ होता है नाइदर। नाइदर के साथ नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है। यहाँ नाइदर था, ना उसके पास ना मेरे पास। सो ना उसके पास कागज पेन था, ना मेरे पास कागज पेन था, तो हमने क्या किया? कुछ समय बात की। आई आस्क्ड हिम फॉर फोटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, but neither of us had any paper or pen, so then we just talked a bit. तब, then मतलब तब। यहाँ देखिए हम में से बहुत लोग गलती करते हैं, THAN then लिख देते हैं। then मतलब कुछ और मीनिंग होता है। then कब लिखते हैं? जब तुलना करते हैं। You are taller than me, वहाँ पे आता है THAN, और मैं बात कर रहा हूँ अभी THEN, then जिसका अर्थ है तब। ऊपर वाला दैन है वो तुलना के लिए होता है। ही इज यंगर दैन मी, दिस इज स्वीटर देन दैट स्वीट, तो वहाँ दैन है और ये देन है। तो रिमेंबर, तो ये देन की यहाँ बात हो रही है। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, और हमने बस कुछ बातें की। किस बारे में? आगे देखिए सोफी कैसे बोलती जा रही, कल्पना की उड़ान। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, कपड़ों के बारे में
उन कपड़ों के बारे में जहाँ पर मैं खड़ी थी, रॉयस के जो प्रसिद्ध दुकान है उसकी खिड़की पर। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला दिख रहा था। लोनली मतलब अकेला, सीम मतलब महसूस होना, मैंने आपको बताया था। सो ही सीम्ड लोनली, ऐसा लग रहा था उसको अकेलापन है। आफ्टर ऑल इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, और शायद इसलिए लग रहा था क्योंकि वो बहुत दूर से आया था, आयरलैंड के वेस्ट से आया था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड, और फिर उसके बाद जैसे ही जाने लगा उसने कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, he said, if I would care to meet him, क्या मैं मिलना चाहूंगी। अब देखिए सेंटेंस इफ आई वुड केयर टू मीट हिम मतलब क्या है। देखिए केयर का मतलब होता है चिंता करना। कंटेक्स्ट की बात फिर मैं कर रहा हूं यहाँ पे, डू यू केयर टू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाओगे। वहाँ पे केयर मतलब चिंता नहीं है। तो यहाँ पर भी इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। इफ़ आई वुड केयर टू टॉक टू यू, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे। इफ़ आई वुड केयर टू गो टू बॉम्बे टू मीट माई एलिंग फ्रेंड, क्या तुम अपने मित्र से जो बीमार है बम्बई में उससे मिलना चाहोगे। तो यहाँ केयर का मतलब चिंता नहीं है। टू केयर मतलब चिंता करना, टू केयर मतलब किसी की सेवा शुश्रूषा करना, पर यहाँ पे ये दोनों मीनिंग नहीं है। आई केयर फॉर यू मतलब मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करता हूँ। देखिए 3 अर्थ हो गए, लेकिन यहाँ पर एक चौथा अर्थ है, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। ये कौन पूछता है, सोफी का कहना है ये उसे कैसी ने पूछा कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे, वुड यू केयर टू मीट मी। So we have a series of questions from this chapter. And why so? Just because there has to be certain questions which are short and some which are long. Most of the questions are short in nature. That is because there is conversation. The story moves mostly with conversation. बातचीत के साथ साथ कहानी आगे बढ़ती है, तो वो बातचीत को आपको समझना है, किसने कहा है ये समझना है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चंस हैं। So let's move with the first question. Where was it most likely that the two girls would find work after school? ऐसी क्या संभावना थी, कहाँ संभावना थी कि स्कूल के बाद ये 2 लड़कियों को काम मिलेगा। ऐसे कौन से स्थान थे जहाँ वो काम कर सकती थी। You remember in the very first paragraph, Jency says something, and Jency feels that both of us are likely to go to the biscuit factory, maybe because of traditional family work, and so the biscuit factory is the answer. Now you write complete sentences. Don't just write biscuit factory. So unless and until in English you write complete sentences, you won't learn proper communication skill or language. Next question is, what were the options that Sophie was dreaming of? Options मतलब choice. ऐसे कौन से विकल्प थे जो सोफी कल्पना कर रही थी। Why does Jency discourage her from having such dreams? So it's a question with having 2 sub-questions. In the first part, you have to write down the options. And the options were that she had was, one was opening a boutique, and second was herself being film actress. But why was Jency against it? She discouraged her. To discourage मतलब हतोत्साहित करना. Why did Jency discourage her? Because of the money factor. Because of the money factor. She said कि all these plans look nothing but imaginary. उसने जेंसी ने सोफी को समझाया कि ये सब कल्पना की उड़ान कर रहे हो. It needs a lot of money.
एंड प्लस मैनी अदर थिंग्स. केवल पैसा होने से ही मैं एक्ट्रेस नहीं बन जाती. देन आई नीड टू हैव टैलेंट ऑल्सो, कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो, एंड सो. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी रिगल? Why did Sophie wriggle when Joff told her father that she had met Danny Casey? क्यों वो थोड़ा सा छटपटाई? क्यों उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा छटपटाहट दिखी जब जॉफ ने सोफी के फादर को या अपने फादर को ये बताया कि सोफी डैनी कैसी से मिली है? You have to answer, and the answer will be somewhere that she got frightened. घबरा गई. She got frightened. वह थोड़ी घबरा गई. And because she got frightened, she felt that father will get angry. Father will rebuke her. He will get annoyed. वो डर गई थी. Question number 4. Does Joff believe what Sophie told about her meeting with Danny Casey? Now here is the question 3. Does Joff believe? So the answer has to start with the word Joff did not believe or Joff believed. So what's your answer? Does Joff believe what Sophie said about her meeting with Casey? And obviously, you know for sure that Joff did not believe. And then you have to mention why he did not believe. What was the purpose? What was the way that he adopted to explain that he did not believe her? Question number 5. Does her father believe the story? क्या सोफी के पिताजी ने कहानी पे विश्वास किया? You remember when Joff told her father or his own father, what was father's reaction? That reaction you have to describe in your own word. This questioning or the questions which are put across to you here are in sequence so that you also move along with the story by answering these questions. So the next question was, does her father believe her story? क्या उसकी कहानी पर पिताजी ने विश्वास किया? देखा जाए तो उसकी कहानी पर तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया और पिताजी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया. So your answer has to be in the negative. You have to write in English that no, her father did not believe in the story and rather he said something. What did he say? That you need to write. सोफी ऐसा कहते हुए अपनी बात जारी रखती है और फिर से कहती है कि कैसी ने कहा कि इफ यू केयर टू कम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ. इफ यू केयर टू कम मतलब यदि तुम अगले सप्ताह आओगे तो मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा. यहाँ केयर शब्द का मीनिंग देखिए फिर से, चिंता नहीं है, परवरिश करना नहीं है. केयर टू कम मतलब यदि तुम अगले सप्ताह आने की परवाह करोगे तो मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा. ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड. मैंने कहा अरे वाह, मैं बिल्कुल आऊँगी, मैं आ सकती हूँ और आऊँगी. आई सेड आई वुड एज इफ ही वुड एवर शो अप. जॉफ जो उसका भाई वो तुरंत बोलता है ऐसा बोल रहे हो मानो वो आएगा, तुम ऐसी बात कर रहे हो. एज इफ मतलब मानो, मैंने पहले भी बताया था. एज इफ ही वुड शो अप. यू डू बिलीव मी नाउ. तुम अब मुझे विश्वास करो, विश्वास करते हो. डोंट यू? क्या तुम अब मुझे अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो? अब तो मुझ पे विश्वास करते हो. ऐसा सोफी ने जॉफ को कहा. ऐसा सुनते ही जॉफ dragged his jacket which was shiny and shapeless. जॉफ ने अपना जैकेट निकाला, खींचा. ड्रैग करना मतलब खींचना. वो चमक रहा था, चमकदार जैकेट था और अस्त व्यस्त रखा हुआ था तो थोड़ा शेप उसका मुड़ गया था जैकेट का.
फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट। कुर्सी के पीछे जो जैकेट रखा था उसको निकाला जो चमक रहा था और उसमें अपना दोनों हाथ डाल दिया। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। उसने मन ही मन सोचा कि अपने चेहरे को के लिए वो ज़्यादा ध्यान दे। चेहरा मतलब अपीयरेंस, जो दिखाई देता है उसके लिए वो ज़्यादा ध्यान दे, कैसा दिख रहा है। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट हिज क्लोथ्स। और उसने कहा काश वो अपने कपड़े की ज़्यादा चिंता करे, कपड़े के लिए सतर्क रहे। ही वॉज टॉल विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस। वह ऊंचा था, बहुत ऊंचा था और चेहरा बड़ा काला था, लेकिन बड़ा सॉलिड फेस था, मजबूत था। हैंडसम शी थॉट, बड़ा हैंडसम। जॉफ जैकेट उठाते हुए जब निकलता है तो एक और ताना मारता है और कहता है इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग दैट आई एवर हर्ड। ये बिल्कुल असंभव वाली बात है जो मैंने कभी सुनी है। आई हैव एवर हर्ड, जो मैंने कभी सुनी है, एक असंभव वाली बात सुनी है। ही सेड एंड पुश्ड ऑफ, और निकल गया। यहाँ से अब एक घटनाक्रम बदलता है, सिचुएशन बदलती है। पहली सिचुएशन में सोफ़ी घर के अंदर आती है और कमरे के अंदर सब लोगों के सामने बातचीत होती, वो था। दूसरे सीन में सोफ़ी और जॉफ के बीच में जो बातचीत होती है वो है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वे फॉर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड मैच। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी वे लोग वीकली पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब होता है वैसे तीर्थ यात्रा। यूनाइटेड तो क्लब का नाम था, फुटबॉल क्लब का। तो ये लोग हर शनिवार को फुटबॉल क्लब का मैच, वो यूनाइटेड क्लब का मैच देखने जाते थे, फुटबॉल का मैच। तो हर बार की तरह इस बार भी दे मेड वीकली पिलग्रिमेज, एक तरह की मानव तीर्थ यात्रा जैसा हुआ करता था। नियम से हर शनिवार को यूनाइटेड का मैच देखने जाना, ये एक उनके जीवन शैली का एक हिस्सा थी। और आयरलैंड और इंग्लैंड में आज भी जो लोग फुटबॉल के दीवाने हैं वो बड़े नियम से समय निकाल कर कुछ भी हो जाए फुटबॉल देखने जाते हैं, अपने अपने फेवरेट क्लब्स के मैचेस खासकर। तो इस बार यहाँ पे अब सीन है फुटबॉल ग्राउंड का। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। गोल पोस्ट के पास फुटबॉल ग्राउंड में वहाँ वो लोग बैठ गए, सोफी, फादर और डेरेक। और जहाँ तक जॉफ की बात थी, जॉफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप। वो और ऊंचाई पे बैठ गया अपने दोस्तों के साथ। मेट्स माने फ्रेंड्स, क्लासमेट, बैचमेट, टीम मेट, तो टीम से जुड़ा हुआ। तो जॉफ के जो मित्र थे उनके साथ जॉफ ऊपर जाके बैठ गया। यूनाइटेड 1-2 एंड कैसे ड्रोव द सेकंड गोल। यूनाइटेड ने ये मैच 2-0 से जीता और कैसे ने उसमें दूसरा गोल किया। ही ड्रोव, ड्राइव से बना ड्रोव। देखिए ड्राइव करना मतलब कार चलाना, पर यहाँ ड्रोव का मतलब है बॉल को चला देना गोल पोस्ट के अंदर। सो यूनाइटेड 1-2 एंड कैसे ड्रोव इन द सेकंड गोल ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, बहुत अच्छा मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर? इनोसेंस, सरलता, सिंप्लिसिटी। बड़े सरल तरीके से उसने गोल किया और आयरिश ब्लड था जो उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा था। आयरिश खिलाड़ियों का जो अपना तरीका होता है आयरलैंड का, वो उसमें झलक रही थी। उसकी एक झलक थी और एक इनोसेंस भी था, सरलता थी, सहजता थी। इनोसेंस मतलब सहजता, सरलता। सो दैट वाज ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस। ब्लेंड मतलब मिक्स। Going round the two big defenders on the edge of the penalty area. अब वो डिस्क्राइब कर रही है, राइटर डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे वो गोल पोस्ट के पास से, पेनल्टी गोल पोस्ट के पास थोड़ी दूर से बड़े डिफेंडर्स जो थे, दो वहाँ पे जो फुटबॉल के बैक खिलाड़ी थे, उनको पार करते हुए पेनल्टी एरिया में जाता है और विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू
पास, और उसके पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसको पास दो, उसको पास दो। ये फुटबॉल का उत्साह रहता है। आप फुटबॉल की वीडियोस देखेंगे, लाइव फुटबॉल मैच देखें, खासकर यूरोपियन फुटबॉल, ब्रिटिश फुटबॉल, आप देखेंगे कि खेल कूद का दीवानापन, फुटबॉल क्यों दुनिया में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका ये नमूना है। और ये कहानी में जो विवरण है बड़ा अच्छा है। तो कैसे दो बड़े बड़े खिलाड़ियों को पार करते हुए निकलता है और बिल्कुल पेनल्टी एरिया के बिल्कुल किनारे, एज पर पहुंचता है, और उसके फादर चिल्लाते हैं, पिताजी उसके चिल्लाते हैं, विद फादर इज स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, पास दो, पास दो, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड। और फिर बीट करना मतलब मारना नहीं, सामान्यतः टू बीट मतलब पिटाई करना, मारना। यहाँ पे बीटिंग मतलब पराजित करना, छका देना, छकाते हुए। बीटिंग द गोलकीपर मतलब गोलकीपर को छकाते हुए, हेजिटेंट गोलकीपर को, हेजिटेंट मतलब वो गोलकीपर जो हिचक रहा था, कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, बॉल कहाँ से आएगी, कौन मारेगा, उसमें जो हिचक थी उसको उसने छका दिया, पराजित कर दिया, छका दिया, और फ्रॉम ए डजन यार्ड से उसने गोल शॉट मारा। सोफी ग्लोड विथ प्राइड। सोफी बहुत खुश हो गई, आंखों में चमक आ गई, घमंड हो गया, प्राइड यानी घमंड, बहुत घमंड से, गर्व से उसने चिल्लाया। आफ्टरवर्ड जॉफ वॉज एक्सटैटिक। उसके बाद जॉफ जो था वो भी बहुत अति उत्साहित हो गया। एक्सटैटिक मतलब अति उत्साहित हो जाना, एक्सटैटिक। I was ecstatic when I heard that I have topped in the class. मैं बहुत ज़्यादा खुशी से उछल गया जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं कक्षा में पहला आया हूँ। एक्सटैटिक का ये मीनिंग, खुशी से उछल पड़ना, बहुत ज़्यादा खुशी से उछल पड़ना। I wish he was an Englishman, Sophie said on the bus. सोफी ने बस में कहा, काश, किसी ने कहा, सोफी ने नहीं कहा, someone said in the bus, काश वो इंग्लिश मैन रहता, मतलब हमारी टीम का हिस्सा होता, क्योंकि बस में इंग्लिश क्लब के फैंस भी बैठे हुए थे। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. जब सोफी बस से उतरी डेरेक को लेकर और घर के अंदर गई, तो माँ को बोलता है डेरेक कि आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा मम्मा, आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, ऐसा डेरेक कहता है। ये लोग सब आयरलैंड के फैंस थे। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और चूंकि आयरलैंड 2 गोल से मैच जीता था, सोफी के पिताजी बस से उतर के एक पब चले गए थे। व्हाट इज ए पब? ए पब इज ए पब्लिक शराब खाना, ऐसा शराब खाना जहाँ पर लोगों को शराब सर्व होती है और पीते हैं। तो वहाँ चले गए खुशी में, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का एक हिस्सा है। they take wine and beer, so that's how he went there, nothing unusual about it, and so वो वहाँ चले गए, और सोफी और ये उतरते हैं, डेरेक, जॉब भी उतरता है। What is this you have been telling? जैंसी said, next week। अब देखिए कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। जैंसी जो उसकी फ्रेंड थी, वो उससे मिलती है और पूछती है, तुम क्या बातें कर रहे हो लोगों को? अगले वीक मिलती है, तब बोलती है, क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग? तुम ऐसा क्या बोल रहे हो? तो सोफी ने कहा, क्या, किस बारे में? अबाउट व्हाट? जब जैंसी कहती है, योर जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। तुम्हारा जो भाई जॉफ है उसने हमारे फ्रैंक को कहा कि डैनी कैसी से तुम्हारी मुलाकात हुई है। तो क्या ऐसा तुम बोल रहे हो लोगों को? दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, ये कोई परीक्षण नहीं था। इंक्विजिशन मतलब परीक्षण, ये कोई इंक्वायरी नहीं थी, परीक्षण नहीं था। जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, जैंसी केवल एक चाह रही थी, एक बात को समझने के लिए थोड़ा सा उतावला होकर वो उत्साह में पूछ रही थी कि अरे क्या सब चल रहा है, क्या कहानी चल रही है कि तुम कैसी से मिले और कैसी ने तुमको ऐसा कहा कि ऑटोग्राफ देंगे, ये क्या सच है क्या? तुमको किसने बताया? जैंसी ने पूछा, सोफी ने पूछा। तो जैंसी ने कहा, मुझे तो फ्रैंक ने बताया। ऐसा सुनने पर
सोफी बोलती, ओह ऐसा हुआ क्या? वो चौंक गई। सोफी वॉज स्टार्टल्ड। टू गेट स्टार्टल्ड मीन्स चौंक जाना। टू स्टार्टल मतलब चौंका देना, और टू गेट स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना। आई वॉज स्टार्टल्ड सडनली व्हेन आई सॉ a big speed breaker or something. I was startled. मैं चौंक गया एकदम। Suddenly a boom sound came and I was startled. एक अचानक जोरों की आवाज आई तो मैं चौंक गया। तो वो startled है। To get startled, to be startled. तो Sophie was startled. ओह ऐसा हुआ क्या? ओह that this wasn't an inquisition. मैंने आपको बताया ना, ये कोई जेंसी की तरफ से परीक्षण नहीं था, वो तो केवल उतावलेपन में पूछ रही थी। जेंसी फ्राउंड। फ्राउंड मतलब उसके चेहरे में फिर झुर्रियाँ, उसके रिंकल्स आ गए। फ्राउन करना, त्योरियाँ चढ़ा लेना। फ्राउन करना मतलब अपनी त्योरियाँ चढ़ा लेना। जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। उसको लगा, टू सेंस मतलब लगना, महसूस करना। टू कवर अप मतलब किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना, कवर करना। तो उसको लगा कि सोफी कुछ बात छुपा रही है। शी वॉज सेंसिंग, शी सेंस दैट सोफी वॉज कवरिंग। तो जैसे उसने कहा, ओह दैट, तुम उसकी बात कर रहे हो? जेंसी ने कहा, हाँ यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, उसी की बात कर रहा हूँ। तो सोफी अंत में कहती है, वेल यस आई डिड। हाँ मैंने कहा है लोगों को, मैंने बताया है। यू नेवर डिड, लेकिन तुमने तो हमें नहीं बताया। जेंसी एक्सक्लेम्ड। टू एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य व्यक्त करना। जेंसी ने आश्चर्य व्यक्त करते कहा, तुमने तो हमें कभी नहीं बताया। लेकिन यू नेवर टोल्ड मी, यू नेवर डिड। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। जब ऐसा जेंसी ने कहा तो सोफी ग्राउंड की ओर देखने लगी। ग्लेयर मतलब आंख खोलकर, भौचक्की होकर थोड़ा सा जमीन की ओर देखने लगी। डैम दैट जॉफ। डैम मतलब बुरा कहना। डैम विथ हिम, डैम विथ दैट फेलो। DAMN और उच्चारण है डैम, ना जो है साइलेंट है। तो डैम विथ दैट जॉफ। और जॉफ के बारे में बुरा भला कहने लगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम हो गया कि जॉफ ने ही ये बात बताई होगी कैसी के बारे में। उसका जो भी कल्पना की उड़ान थी उसको जॉफ ने बताया होगा। तो उसने जॉफ को बुरा भला कहना शुरू किया। जैम विद जॉफ। दिस वॉज ए जॉफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग। ये तो जॉफ की बात थी, जेंसी की बात नहीं थी। ये अब सोफी फिर सोचने लगी। बुरा भला कहते हुए सोचने लगी, जॉफ ने क्यों बता दिया? तो जॉफ की बात थी, जेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये तो मेरे और जॉफ के बीच कुछ स्पेशल बात थी और किसी के लिए बात नहीं थी। फिर जॉफ ने क्यों बता दिया? ऐसा करके वो फिर परेशान होने लगी। समथिंग सीक्रेट। ये तो ऐसी बात थी जो मेरे और जॉफ के बीच की थी, मेरे और जॉफ के बीच का सीक्रेट था। तो उसको उसने लीक क्यों कर दिया? दूसरों को क्यों बता दिया? ऐसा करते हुए वो भला बुरा कहती है।